हेलो हेलो। आ जाओ बे फटाफट से। राम राम जी, आ जाओ फटाफट से। हमारा एक लक फैक्टर है, कितना अच्छा लक फैक्टर है कि कल ही भगत सिंह जी का जन्मदिन है और आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग भाई। कूपन कोड फिलहाल नहीं है दिल्ली पुलिस का, फिलहाल कोई कूपन कोड नहीं। कूपन कोड दिया था वो एक्सपायर हो लिया, ठीक है भाई। अब कोई कूपन कोड नहीं है। कितने दिन तो चलाया था यार कूपन कोड। ठीक है भाई, करें स्टार्ट। ओके मास्टर, राम 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 भाई, राम राम। देखो स्टार्ट करते हैं भाई। तो आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे पहले भगत सिंह जी के बारे में। पहली चीज तो भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था वो चीज देखो भाई। तो इनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर। आज कितनी होगी? 27 तारीख होगी। आज 27 सितंबर है और कल ही भगत सिंह जी का बर्थडे है, यानी कि 28 सितंबर 1907 को भाई इनका जन्म हुआ था भाई। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। कल इनकी जयंती मनाई जाएगी, इनका जन्म दिवस सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, ठीक है जी। ओके, इतनी चीज आगे समझ में। इसके अलावा और भगत सिंह से रिलेटेड में क्या क्या चीजें याद रखनी है उनके बारे में भी हमको पढ़ना है। वेरी गुड वेरी गुड, यस। इसके साथ साथ इन्होंने साल 1926 के अंदर भाई 1926 में नौजवान भारत सभा की भी स्थापना करी थी। ये क्या है जी, अभी आपको बताता हूं। नौजवान भारत सभा की भी स्थापना करी थी, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। स्थापना की कि साल 1926 के अंदर नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने करी थी? तो भगत सिंह जी के द्वारा करी थी। मेनली तीन संस्थाएं थी उस टाइम, ठीक है। आपको तीनों संस्थाओं के बारे में बताया। एक 1924 के अंदर थी, एक 1926 के अंदर थी और एक 1928 के अंदर थी। तीन संस्थाएं थी। तीन संस्थाएं क्या थी? एक का नाम था एचआरए, जिसका मतलब है फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अभी आगे विस्तारपूर्वक पढ़ाऊंगा, के लिए वैसे देख लो। ये बनी थी तुम्हारी नौजवान सभा, ठीक है। इसके अंदर जो मतलब मेन रचयिता थे वो आपके भगत सिंह जी थे। और तीसरे नंबर पर थी तुम्हारी एचएसआर यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इन दोनों को मिक्स करके ही ये बनाई गई थी। इसके अंदर भी भगत सिंह जी सदस्य थे, इसके अंदर भगत सिंह जी का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो ये तीन संस्थाएं बनी थी। तीनों के बारे में एग्जामिनर फुल फॉर्म पूछता है कि एचआरए की फुल फॉर्म क्या, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अभी आगे करवाऊंगा ये पूरी, इसके बारे में पूरा बताऊंगा, ठीक है। नौजवान सभा की बात होगी तो नौजवान सभा से रिलेटेड कौन है? भगत सिंह जी। कैसे रखोगे? भगत सिंह जी भी क्या थे? यंग युवा थे, तो यानी कि जवान सभा की स्थापना भी कौन करेगा? भगत सिंह जी करेंगे। और इन दोनों को फिर मिक्स करके एक नई संस्था बनाई जिसका नाम था एचएसआरए। उससे बिलोंग कौन करते थे? 1928 के अंदर भगत सिंह जी ही इससे बिलोंग करते थे, ठीक है जी। ओके जी, सर मैं कल यहाँ आ रहा हूँ। आओ भाई, आओ आओ आओ, जरूर आओ, ठीक है, यस। इसके अलावा साल 1926 के अंदर जब इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना करी, तो जैसे अब आपने देखा होगा कि अभी मतलब वही सेम भगत सिंह जी का जन्म दिवस भी चलने लग रहा है। और इन्हीं दिनों के अंदर दशहरा भी है। अब की बात दशहरा, जैसे 2 अक्टूबर का दशहरा, तो उस टाइम भी क्या, जिस टाइम नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई उसी टाइम दशहरा भी था। और उस दशहरे के पास ही क्या था? लाहौर के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुई। उस टाइम तो लाहौर भी भारत के अंदर ही था। लाहौर के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर मतलब कि दोषी भगत सिंह जी को माना गया और इनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि थे उसके अंदर, फिर इनको बाद में छोड़ दिया गया। यानी कि अगर आपसे पहले पूछ ले कि भाई भगत सिंह जी सबसे पहली बार गिरफ्तार हुए कब थे, यानी पहली बार इनको कब अरेस्ट किया गया था, तो साल 1926 के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया था। 1926 में लाहौर बॉम्ब ब्लास्ट के लिए क्या हुए थे? ये अरेस्ट हुए थे भाई। लाहौर के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके लिए अरेस्ट हुए थे। और ये क्या थे? हमारे सबसे पहली बार अरेस्ट हुए थे भगत सिंह जी। सबसे फर्स्ट बार जब भगत सिंह जी अरेस्ट हुए थे कब हुए थे? आपके लाहौर बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर। क्या कोई साथी मेरे को ये चीज बता सकता है जिस टाइम भगत सिंह जी पहली बार अरेस्ट हुए तो उस टाइम उनकी उम्र कितनी थी? कोई साथी बताएगा? जिस टाइम भगत सिंह जी पहली बार अरेस्ट हुए तो उनकी उम्र क्या रही होगी? सोच के देखो एक बार के लिए तुम। आया किसी का आंसर? फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम। ओए ज्योति माइंड लगे प्रिया तो आप पढ़ लेना। क्यों माइंड माइंड खेलना तना उसकी शकल वगैरह के आपस में लग रहे पीटी दोनों माना डाटा की पढ़ना लिखना बकवासबाजी करनी दोनों माना। शाबाश शाबाश। एक 22 साल का 22 साल को कर बनेगा। थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो यार। 1907 का मैं जन्म हुआ है, 26 का मैं 22 साल का यार। थोड़ी बुद्धि लगा लिया यार, नान पटाली बात करा करो भगवान कसम। वेरी गुड। 19 हाँ लगभग 19 साल के रहेंगे। 14 साल का है ये गिनती कौन भाई, तुम लिस्ट से बाहर हो, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, इतनी चीज हर एक साथी के दिमाग के अंदर घुस गई थी। फिर क्या हुआ भाई? फिर जैसे कि 30 अक्टूबर की बात है, 30 अक्टूबर 1928। आप अभी जैसे अपने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा, मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन एक बार के लिए आपकी क्वेश्चन पेपर की घटनाओं से रिलेटेड चीज याद रखनी है। वैसे आपको बताता हूं 1927 के अंदर साइमन कमीशन का गठन हुआ। याद कैसे रखोगे? सै से साइमन, सै से 27, ठीक है। और वो जो साइमन कमीशन था वो किसके अध्यक्षता में था? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। सारा उसके अंदर 7 से उसके अंदर सब कुछ था, ठीक है। तो जो साइमन कमीशन था ना वो साल 1928 के अंदर भारत के अंदर आया था, ठीक है। यानी क्या चीज लिखो एक बार वैसे बताता हूं तुमको। अभी ये टॉपिक अभी करना रह रहा है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन का गठन याद रह जाएगा डायरेक्ट। तो सै से साइमन, सै से 27, ठीक है। और सै से ही 7। और इसके अंदर टोटल सदस्य कितने थे? टोटल इसके अंदर 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? इसका लीडर कौन था? तो इसका लीडर था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। और ये किस लिए गठित हुआ? ये ब्रिटेन यानी अंग्रेजों ने इसका गठन किया था और ये भारत के अंदर इसको भेजने लगे थे। ब्रिटेन से आने लगे थे इधर 7 लोग। इनको इसलिए भेजना लगे थे तुम लोग भारत के अंदर जाओ और चेक करो उधर क्या क्या नए कानून हमको बनाने चाहिए। और भारतीय लोग इसका विरोध इसलिए करने लगे क्योंकि जो 7 सदस्य थे, 7 सदस्यों के अंदर एक भी भारतीय नागरिक नहीं था। तो इसलिए भारतीय लोग विरोध करने लगे तुम अपने हिसाब से कानून बना दोगे। तो ये जो साइमन कमीशन था, देखो ब्रिटेन से उस टाइम एरोप्लेन तो थी नहीं, अब ब्रिटेन से भारत में आने लगे तो कम से कम कुछ तो समय लगेगा, साल 2 साल का, ठीक है। तो ये 1928 के अंदर भारत पहुंचे भाई। और जैसे ही 1928 के अंदर भारत पहुंचे, लाहौर के अंदर गए साइमन कमीशन वाले, तो लाहौर के अंदर साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध, ठीक है। तो लिखिए 30 अक्टूबर 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध हुआ।
और ये जो विरोध होना था ना, ये ऐसे नहीं होता था। इसके लिए पहले मीटिंग करते थे सारे के सारे क्रांतिकारी नेता। तो उसके अंदर जैसे अपने जो भगत सिंह जी थे, इनके साथ साथ जो भी अपने ये मान लो क्या थे, लाला लाजपत राय और भी जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, इन्होंने सारों ने आपस में मीटिंग करी कि हम सभी लोग हैं नारे लगाएंगे कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, इस टाइप के लोग नारे लगाएंगे। और उसके अंदर ये बोले कि लाला लाजपत राय सबसे आगे लीडरशिप करेंगे, सबसे आगे होंगे। मतलब वो जो था ना क्राउड जिसके अंदर लाला लाजपत राय जी की मृत्यु, उस क्राउड के अंदर भगत सिंह जी भी थे। ठीक है, ये बच गए क्योंकि पीछे थे तो बहनों लट लट लगे, बाजू बुझ गए। ठीक है, लेकिन लाला लाजपत राय जी का माथा में जाके लगा लट, और माथा में लट लगते ही कैसी बात, ब्लड ज्यादा निकल गया। तो कुछ एक दिन तो लाला लाजपत राय जी एडमिट रहे हॉस्पिटल में, इलाज उलूज चला, ठीक है, खुफिया तरीका था। लेकिन 17 तारीख को 17 नवंबर को क्या लाला जी की होगी मृत्यु। ठीक, खून ज्यादा ब्लड बह गया था। ठीक है, तो चीजें समझ में आई या नहीं आई, तो इसके अंदर लिखेंगे लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध हुआ, जिसमें भगत सिंह प्लस लाला लाजपत राय लीडर थे भाई। किस चीज के अंदर लीडर थे? विरोध करने के अंदर लीडर थे। ठीक है, और अंग्रेजों के अंदर जो एक नेता, मतलब वहां पर उस टाइम भी एसपी और एएसपी नाम के दो पद होते थे। तो वहां पर जो एसपी था, ठीक है, उसने ऑर्डर दिया एएसपी को। एसपी कौन था? एसपी था सकोट नाम का एक अंग्रेज एसपी था। इसने एएसपी था सैंडर्स, इसको आदेश दिए भाई। क्या आदेश दिए? जो भी साइमन कमीशन का विरोध करें सारे मारो, लट पाछा दबा के माथा मार जड़ा जी करोड़ मारो, लट फसाओ ना। ठीक है, और सैंडर्स ने ऑर्डर दिए थे कि मारो इनका लट। तब वो लट लगे थे तो इनकी लाला लाजपत राय जी की होगी थी मृत्यु। सैंडर्स ने ऑर्डर दिया मारो लट, सोचा मतलब लाला लाजपत राय जी के माथे में लगा लट, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा और इनकी मृत्यु होगी उधर ही। ठीक है, ऑन द स्पॉट। ओके, ठीक है, इतनी हर एक साथी के समझ में आ गई। उसके बाद क्या हुआ, जब इनकी मृत्यु होगी तो इनकी मृत्यु के बाद जो इनकी पत्नी थी लाला लाजपत राय जी की, इन्होंने आह्वान किया। ये बोली कि भारत में कोई भी ऐसा नौजवान नहीं है जो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले ले। इस तरीके से भैया तो इन्होंने बहुत ही गलत किया है कि कोई भी ऐसा मतलब कि धरती पर विद्यमान नहीं है कोई भी भारत के अंदर युवा कि जो इनकी मृत्यु का बदला ले ले। फिर भगत सिंह जी ने, सुखदेव जी ने और इन्होंने प्लानिंग बनाई कि इस तरीके से हम लोग है भाई, इसको क्या नाम है तुम्हारा जो एसपी सपोर्ट, इसको ठोकेंगे। ठीक है, तब ये सारी चीजें लिखो। लाला लाजपत राय लीडर थे, अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया। कहानी को तुम समझते रहना बस। अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया, लाला जी की 17 नवंबर को मृत्यु, यानी जिस दिन लट लगा था उस दिन को मरे। उसके 17 दिन बाद 31 दिन का महीना था अक्टूबर, किधर गया? 30 अक्टूबर को तो विरोध किया था, 30 अक्टूबर को लाठी लगी थी, 31 अक्टूबर तक का महीना था। तो क्या नवंबर के अंदर भी मतलब ठंड के दिन आ गए थे और ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया, तो इसकी वजह से क्या थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये चीज हमको समझ में आ गई। फिर जो लाला लाजपत राय जी की वाइफ थी, उन्होंने आह्वान किया था भाई इस टाइप से क्या कोई भी इनकी मौत का बदला नहीं ले सकता। ठीक है, तब भगत सिंह जी ने वचन दिया था कि भाभी जी आप टेंशन मत लो, 1 महीने के अंदर अंदर हम लोग लाला जी की मृत्यु का बदला ले लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कैसे मृत्यु का बदला लिया? तो भगत सिंह जी ने और ये जो चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव थे, इन सभी ने मिलकर क्या है स्पेशल प्लान बनाया। इन्होंने क्या प्लान बनाया? ऐसे बोले, इन्होंने एक व्यक्ति था उसको जासूसी के लिए लगाया। उन्होंने पहले तो बोला कि ये जो सकोट नाम का जो एसपी है ना, इसकी पहचान करो भाई है कौन सा। उस टाइम तो था फोटो आया करता, कुछ और आया करता, ठीक है, डायरेक्ट पहचान करते, हाँ यो है सकोट। तो भाई इन्होंने एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी भगत सिंह जी और ने, जो एसपी सकोट नाम का, इसकी पहचान करो कौन सा है। ठीक है, और आप इसकी मारेंगे सीधी सारी चीज सेट कर लो, जो थाना दबार लग रहा है ठोकाएं। प्रॉपर इसकी रेकी करी। रेकी का मतलब कोई अपराध शुरू होने से पहले उसकी रेकी की जाती है। जैसे मान लो किसी घर पे चोरी करनी है, किसी को मारना, कुछ बिगाड़ना, तो पहले रेकी की जाती है। पहले उसकी जांच पड़ताल की जाती है, किस टाइम घर से बाहर निकलता है, किस टाइम घर के अंदर जाता है, किस टाइम वो ट्रेन में चढ़ता है, किस टाइम बस में जाता है, क्या कुछ करता है, उसकी रेकी की गई भाई। किसकी? एसपी सकोट की। सबसे पहले पहचानने का काम दिया गया था। तो जिस व्यक्ति को एसपी सकोट को पहचानने का काम दिया गया था, वो पहचान नहीं पाया। उसने क्या पहचाना? उसने सैंडर्स को एसपी सकोट समझा। जिस व्यक्ति को काम दिया गया था ना भगत सिंह जी और जिसको काम दिया था तो सकोट को पहचान, वो सकोट को क्या समझा? सैंडर्स, यानी जो सैंडर्स था वो समझा कि ये है एसपी सकोट। ठीक है, तो उसने बता दिया कि भाई इस टाइप से एसपी सकोट है, ऐसे ऐसे वो सिस्टम होगा। ठीक है, तब क्या था? तो भगत सिंह जी ने और मिलकर क्या था, भगत सिंह जी थे, सुखदेव थे और ये थे, इन सभी ने मिलकर क्या था, उधर जाके एक गोली मारी। मतलब इसने मतलब उधर सारे इकट्ठे हो रहे थे और इसने जो इस बंदे को काम दिया था तो पहचानना एसपी सकोट कौन सा है, उसने ऐसे इशारा कर दिया कि हां यही है। ठीक है, वो बाहर निकला था थाने से, मोटरसाइकिल पे बाहर आते ही ठोक दिया भगत सिंह जी और गोली मारी उसका। और गोली लगते ही मतलब कि देखा भाई ने भगत सिंह जो पहचाने थे उसने कि भाई ये कौन सकोट, भगत सिंह ने बोला यार ये तो सकोट को सैंडर्स है। फिर दूसरा सुखदेव जी ने बोले भाई तो लाइक की तो मारना पड़ेगा, जिंदा बच गया तो अपना ही फंसा हुआ है भाई, ये थे, ये तो चलो पहचान मत कौन यहां कौन था। ठीक है, ये जिंदा बच गया तो अपना जरूर पहचान लिया भाई, वो थे, अपनी सजा पक्की होगी। तो मार के गोली जमा पक्का सेट कर दिया, ठोक दिया मुंडी डाल। ठीक है भाई, हां भाई बिल्कुल जमा जीरो कर दिया। हां मूवी भी भाई, टीआर साइड मूवी भी भगत सिंह जी के ऊपर। ठीक है, तो सैंडर्स पक्का मार दिया, 3-4 गोली मार के माथा मार गया। ठीक है, उसके बाद भगत सिंह जी वहां से हो गए फरार। मतलब कि इन्होंने सैंडर्स को मार के क्या है लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला ले लिया। सीधी सी बात है, ओनली इन 1 मंथ, यानी कि 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी मरे थे, 17 दिसंबर से पहले इन्होंने इस कांड को अंजाम दे दिया। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सभी साथी, भगत सिंह एंड टीम ने सैंडर्स को मारकर मृत्यु का बदला लिया। मृत्यु तो क्या, हत्या का बदला लिया। ठीक है, जो लाला लाजपत राय जी की जो हत्या करी थी इन्होंने, उसका इन्होंने बदला ले लिया। ठीक है जी, उसके बाद देखो छिपना तो पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो होता ही है, बस झांकी से कोई ना कोई गद्दार तो मिला हर जगह, तो किसे गद्दार ना सूचना दे दी कि ये तो भगत सिंह और काम कर रहा था। तो अंग्रेजों ने एफआईआर दर्ज कर ली कि मुकदमा चला दिया कि हां भाई हत्या का जुल्म अंग्रेज अधिकारी ठोक रखा था ना, उसको प्रत्या जुल्म इनको मतलब कि वो चला दिया, मुकदमा चला दिया। लेकिन ये पाए नहीं थे, सारे के सारे लुक रहे थे भाई। भगत सिंह जी भी छिपे हुए थे और भी जितने भी थे इनके साथ के सारे छिपे हुए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो केंद्रीय विधानसभा थी उसको विधान परिषद नहीं बोलते, एक चीज ध्यान में रखना, एग्जाम के अंदर आपको ऑप्शन देगा एग्जामिनर, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था भगत सिंह ने या केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। तो इसके अंदर आप लोग गलती मत करना भाई, विधानसभा आएगा, विधान परिषद नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन देता है। ओके, ठीक है जी, वेरी गुड। देखो फिर क्या हुआ भाई, तारीख आई तुम्हारे पास, एक बार तुमको बताओ, इतनी चीज सभी साथियों को समझ में आई। भगत सिंह जी के बारे में आपको इतनी चीजें बताई है, हर एक साथी के समझ में आई या नहीं आई? दिमाग के अंदर घुसिया आपको क्लास के अंदर इंटरेस्ट तो मतलब पैदा होने लगे ना आप लोगों के अंदर। इसको कहानी की तरह समझोगे ना तब तो आएगा मजा। मतलब जब मैं तुमको बताता हूं ना, दिमाग के अंदर ग्राफिक्स बनाया करो, सोचा करो हां भाई इस टाइप से भगत सिंह जी थे, उधर गए, ऐसे गोली चलाई, ऐसे हुआ, दिमाग के अंदर कहानी बनाया करो, तब अच्छे से याद रहेंगी चीजें। क्लियर है जी, वेरी गुड।
ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे। फिर क्या हुआ, फिर तुम्हारे पास एक तारीख आई जिसकी तारीख का नाम था 8 अप्रैल 1929। ये सारी घटनाएं कब हुई थी? ये सारी घटनाएं थी तुम्हारी 1928 के अंदर, 1928 के अंदर, यानी कि 30 अक्टूबर 17 को लाला जी की मृत्यु, 17 नवंबर को, 17 मतलब एक महीने के अंदर उन्होंने बदला ले लिया था, मोटा-मोटा 17 दिसंबर तक इन्होंने बदला ले लिया। फिर नया साल आ गया, यानी 1929 आ गया। तो 1929 के अंदर जब अप्रैल का महीना था, यानी 8 अप्रैल 1929 को क्या है, केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंका गया। 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 को क्या हुआ, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। मैं फिर यहां पर आपको बार-बार बताने लग रहा हूं और फिर बताऊंगा आपको कि विधानसभा थी, विधान परिषद मत लिखना एग्जाम के अंदर। विधानसभा में बम फेंका, ऑप्शन में देगा एग्जामिनर, ध्यान से पढ़ लेना, विधानसभा या विधान परिषद। विधानसभा में बम फेंका भाई। और ये जो बम फेंका था किस लिए फेंका भाई? भगत सिंह जी ने बम फेंका, क्यों फेंका? अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज सरकार इस विधानसभा के अंदर 2 बिल यानी 2 कानून पास करने लग रही थी। जैसे अभी नहीं, अभी मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून पास किया जिसका सारे किसानों ने विरोध किया था, इसके बाद कानून वापस हो गए थे। तो उसी टाइप से क्या था आपके मतलब केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 ऐसे कानून बनाए थे, 2 ऐसे कानून बनाने लग रहे थे जिसका क्या है, सारे के सारे लोग विरोध करने लग रहे थे, क्योंकि उससे जनता की आवाज दब जाती। कानून क्या क्या थे? पहले कानून का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, ये था पहला कानून, ठीक है जी। दूसरे कानून का क्या नाम था? ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये 2 अंग्रेज कानून लेके आने लग रहे थे, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और इन कानूनों का नाम कुछ और था और इनके अंदर चीजें कुछ और दी गई थी। पब्लिक सेफ्टी बिल, देखो नाम से तो पैसे लगने लग रहा है कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए बिल आया था, लेकिन इस बिल के अंदर ये कानून था कि आपको बिना मुकदमे के भी जेल में डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि हम पब्लिक की सेफ्टी चाहते हैं, आप बिना चीज के आंदोलन ना करो और करो, तो इसलिए हम आपको बिना मुकदमे के जेल में डाल सकते हैं। इसके अंदर ये चीज लिख रखी थी, बिना मुकदमे के जेल कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरा था तुम्हारा ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इसके अंदर क्या था, तुम कोई भी हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल का मतलब, हड़ताल किसको बोलते हैं? जैसे मान लो आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर काम करते हो और आप काम करने से मना कर दो कि हमारी सैलरी बढ़ाओ या हमारी छुट्टियां बढ़ाओ, उसको हड़ताल बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप कोई भी हड़ताल नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते। तो ये 2 बिल आने लग रहे थे, जिसका भगत सिंह जी और भी मतलब पूरी भारतीय जनता विरोध करने लगे, ये तो हमारे अधिकारों का मतलब हनन करने लगे आप लोग। तब भगत सिंह जी और ने ये डिसीजन लिया था कि हां आप इस टाइप से मिलकर सारे के सारे जने, ठीक है, उधर बम फेंकेंगे विधानसभा के अंदर, ठीक है। लेकिन पहले था भगत सिंह जी इसके अंदर शुमार नहीं थे। उन्होंने जो मीटिंग की थी जहां पर छिपे हुए थे, तो इन्होंने मीटिंग में ये डिसीजन लिया था भाई कोई और 2 जने जाएंगे वहां पर बम फेंकने के लिए, ठीक है। फिर इन्हीं में से इनके एक साथी ने ऐसे हंसते हुए बोल दिया था, मजाक में नोट कटाक्स कर दिया, हां भगत सिंह तो भाई अपना बड़ा आदमी बन गया, लीडर बन गया, तो पछा रहा है, ये कौन सा बम फेंकना, ये लीडर पाएगा भाई, लीडर थोड़ी जाएगा बम फेंकना। इस तरीके की बात कह दी भगत सिंह जी को, बात चुभ गई। भगत सिंह जी हालांकि कई मजाक में थी, वो रियलिटी यही थी कि मजाक के अंदर कही थी, वैसे कौन कहते वहां पे ना भाई ये किसा पहलवान नो मजाक में कहते हैं, वैसे मजाक में कही थी। भगत सिंह जी ने बोले ना यार, उनका मन में बात बैठी कि भाई मन्ना भी आगे जाना चाहिए, ठीक है, संगठन का लीडर होगा तो मेरे को भी आगे जाना चाहिए। तो इस बात से क्या है, भगत सिंह जी ने दोबारा मीटिंग बुलाई, हालांकि उससे फाइनल हो चुकी थी, हां भाई ये 2 जने जाएंगे, ये बम फेंक के उल्टे जाएंगे। दोबारा मीटिंग हुई, दोबारा मीटिंग में डिसीजन लिया कि भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु ये जाएंगे बम फेंकने, ठीक है, और यही सारा सिस्टम करेंगे। ठीक है भाई, तो ये मीटिंग हुई भाई। तो उस टाइम फिर भगत सिंह चले गए। हालांकि संगठन के सारे लोग सहमत हो गए कि हां भाई आप जाओ बम फेंको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उधर गिरफ्तारी मत देना। भगत सिंह जी के पता नहीं उस टाइम दिमाग में क्या क्या आया हुआ था। भगत सिंह जी ऐसे बोले नहीं हम गिरफ्तारी भी देंगे, मतलब संगठन के लोगों ने तो ये बोला था कि आप लोग उधर बम फेंक के और वापस आ जाना। उनका लक्ष्य किसी भी अंग्रेजों को या भारतीयों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उनका लक्ष्य था भाई हम अंग्रेज सरकार को जगाएं कि भाई इस टाइप से जो आप ये चीजें करने लग रहे हो ये चीजें गलत है, ठीक है भाई, आप इस टाइप के कानून लाने लग रहे हो, कानून गलत है। क्या हुआ मोहित भाई, 27 सितंबर होगा भगत सिंह का बर्थडे, नहीं मेरे भाई, नहीं 27 सितंबर नहीं आएगा, 28 सितंबर भाई। मैंने ये चीज बहुत जगह चेक करी है। आज हालांकि 1-2 व्यक्तियों ने स्टेटस भी लगा रखा था भगत सिंह जी के जन्मदिन का, तो आप लोगों को पता है 27 सितंबर नहीं 28 सितंबर। हमने अलग अलग बुकों के अंदर भी और भी बहुत सारी जगह चेक किया, क्रॉस चेक भी किया है, ठीक है। कुछ जगह है, कुछ बेवकूफ लोग अफवाह फैलाते रहते हैं 27 नहीं भाई 28 है, ठीक है। अब देखो क्या चीज मैं बताने लगा था, हम खड़ा पहुंचा था, हाँ बम फेंकने की बात थी। तो भगत सिंह जी ने बोले नहीं हम तो गिरफ्तारी देंगे भाई अपनी, ताकि लोगों के अंदर मैसेज कन्वे करके लोगों के अंदर मैसेज भेज के कि हाँ भाई हम तुम्हारे लिए क्या करने लग रहे हैं, तुम भी आगे उठो, तुम भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाओ। भगत सिंह जी नहीं माने भाई, सेम उन्होंने वही चीज किया, उधर गए और उधर 8 अप्रैल 1929 को क्या है केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंक दिया। बम बिल्कुल बीच में फेंका था ताकि किसी को भी चोट ना पहुंचे, सिर्फ अंग्रेजों को जगाने के लिए था आप इस टाइप के कानून मत बनाओ प्लीज। और वहां पर उन्होंने 2 नारे भी दिए थे, तो इंकलाब जिंदाबाद, एक चीज का नारा दिया, दूसरा इन्होंने नारा दिया समाजवाद का नाश हो। तो आप लोग जो नारे लगाते हो ना भाई इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा कब दिया गया था? जब भगत सिंह जी ने केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंका और काले कपड़े ऐसे ले रहे थे, ठीक है। तो ये घटना हुई थी मेरी, तो मेरे क्या घटना हुई थी आपके यहाँ पर 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिंदाबाद का नारा दिया, प्लस इन्होंने क्या किया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दे दिया और क्या कहता साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। ये 2 नारे इन्होंने दिए भाई, ठीक है। आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि भगत सिंह जी ने जिस टाइम असेंबली के ऊपर बम फेंका तो उन्होंने कौन सा नारा दिया था, या फिर इंकलाब जिंदाबाद का नारा कब दिया था, याद रह जाएगा कब दिया था, जब इन्होंने केंद्रीय विधानसभा के ऊपर बम फेंका था। 2 नारे दिए थे, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश, ये 2 नारे इन्होंने दिए थे। इसके बाद इनको गिरफ्तार कर दिया गया, ठीक है। जैसे इन्होंने घटना करी इन्होंने खुद ने गिरफ्तारी दे दी, तो इसके बाद क्या था, इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको इनके साथ जो सुखदेव जी थे, ठीक है, बट्टू केशवर दत्त थे, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। गिरफ्तार करने के बाद इनको 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा का फैसला सुनाया। फैसला सुनाया था, सजा नहीं हुई थी, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस है, फैसला सुनाना और सजा होने में दोनों के अंदर डिफरेंस है। इनको क्या तुम्हारा 7 मार्च 1930 केस चला कोर्ट के अंदर, 7 मार्च 1930 को फांसी का फैसला सुनाया, फैसला सुनाया कि हाँ तुमको फांसी होती है, ठीक है जी। अब एक बहुत बड़ी चीज आती है जो कि हमारे समाज के अंदर भी फैली हुई है, अलग अलग वीडियो के अंदर भी ये चीज आई हुई है। कुछ बॉडी बूथ हैं जिनको समाज का या फिर जिनको इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था, उन लोगों ने चीजें फैला रखी है, थोड़ा मोटा कहीं से पढ़ लेते हैं, उसी को मुंह में बक के चले जाते हैं। अब देखो आपको बताता हूं क्या चीज है। बहुत सारे लोगों के मन में ये था कि जब भगत सिंह जी को फांसी की सजा हुई तो गांधी जी है क्या वो इनको बचा सकते थे, और बचा सकते भी थे तो इन्होंने मतलब गांधी जी ने इनको बचाया क्यों नहीं, ये एक बहुत बड़ा डाउट है। और जो अपने मतलब जो कुछ हैं तथाकथित यूट्यूबर्स जो अपने आप को समझते हैं वो इसके अंदर अपना ज्ञान फैलते हैं,
गांधी जी ने बताया नहीं, गांधी जी के विरोध में खड़े हो जाओ, भगत सिंह जी हमारे नेता हैं, गांधी जी ने बताया। पहले उनके बारे में कुछ पढ़ो तो यार, इनकी जीवन की जब तुम बुक पढ़ोगे, ठीक है, इन्होंने जो बुक लिखी मैं नास्तिक क्यों हूं, व्हाई आई एम एन एथिस्ट, और भी जो इनकी बुक थी, अगर आप उनकी बुकों को पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि असली मेन कारण क्या था। मेन कारण पता क्या था, ये खुद बचना नहीं चाहते थे। अगर आप लोगों को असली में अगर आप इनकी किताब पढ़ो तो आपको पता लगेगा क्यों, क्योंकि खुद समाज के अंदर एक एग्जांपल सेट करना चाहते थे कि हाँ भाई तुम लोग भी आगे आओ, जैसे हम लोग भाई अंग्रेजों से नहीं डरने लग रहे, हम लोग तुम्हारे लिए अपनी मतलब आवाज को इतना आगे बढ़ाने लग रहे, तो तुम भी आगे आओ, पीछे मत रहो। स्पेशल इन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान कर चढ़ा दिया। स्पेशल इनके पिताजी ने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, सब कुछ लिखा, भगत सिंह को भी चिट्ठी लिखी, बेटा मैं तेरे उसका फांसी को कम करवाने का प्रयास करने लग रहा हूं, और भी इनके संगठन के लोगों ने भी लिखा, इनकी फांसी को कैंसिल करके इनको उम्र कैद के अंदर बदल दो, छोड़ दो, कर दो। ये खुद मना करके भगत सिंह ने खुद नहीं, मेरे को फांसी ही चाहिए, मेरे को वो नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब समाज के अंदर लोगों ने भी वो कहा यहाँ पे भगत सिंह को फांसी से बचाओ, जेल के अंदर छुड़वा ले, अंग्रेजों ने पीट देंगे, सारी चीजें हुई, ठीक है। उसके बाद गांधी जी के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, गांधी जी की जब इरविन के साथ बैठ, गांधी जी ने भी इरविन से वो कहा भाई हाँ भाई इस टाइप से भगत सिंह को उस फांसी से बचाओ, ठीक है। इरविन ऐसे बोला जी इस टाइप से हम तो ये चीजें नहीं सेट कर सकते, ठीक है। आपके भगत सिंह जी खुद ही नहीं चाहते, हम कहां से बचाएं उनको, वो खुद चाहते कि नहीं भाई मेरे को मत छोड़ो। जेल के अंदर इन्होंने हड़ताल भी करी थी, भूख हड़ताल के ऊपर बैठे थे, 84-85 दिन इन्होंने खाना नहीं खाया, 81 दिन। तो इस टाइप की चीजें हुई थी, मतलब ये खुद चाहते थे कि मैं देश के लिए बलिदान हूं, ठीक है, देश मेरी शहादत को याद रखे, और मेरे को देखकर जो हमारे आगे आने वाली जो युवा पीढ़ी, जो भी मतलब उस टाइम की बात बताना, अब की नहीं, जो टाइम आजादी से पहले की जो पीढ़ी है वो देश की आजादी के लिए काम करे, इन अंग्रेजों के प्रति जागे, उनके अंदर बुद्धि आए कि यहाँ अंग्रेजों ने हमारा इतना शोषण किया था, ठीक है। इसलिए ये सारी घटनाएं थी, और नाम लगा देते हैं गांधी जी का, यहाँ पे गांधी जी ने बताया नहीं। तो थोड़ा सा जब तक किसी के बारे में आपको पता ना हो, आप अपने आप ही बना लेते सिद्धांत। असली घटनाएं मजाक की बातें आप इनकी बुक पढ़ के चेक कर लेना, आपको यकीन ना हो, इनकी आप मूवी देख लेना और छोड़ो, मूवी के अंदर पता लग जाएगा। ठीक है, अरे थोड़ा डीपली पढ़ोगे ना चीजों को, तब चीजें और अच्छे से कवर अप होगी। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी, ठीक है। फिर तारीख आई इनकी फांसी की 23 मार्च 1931। 23 मार्च को इसलिए हम लोग शहीदी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। हम लोग शहीद दिवस का मनाते हैं 23 मार्च को, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हुई थी उस दिन में, ठीक है। तो 23 मार्च 1931 को क्या है, भगत सिंह, हमारे कॉलेज के अंदर तो ब्लड डोनेशन कैंप लगता था इनके उसके ऊपर, शहीदी दिवस के ऊपर, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हुई है, इनको उस दिन फांसी दी गई, 1 साल तक जेल के अंदर रहे थे। फिर चीजें समझ में आई, दिमाग के अंदर घुसी, क्या कुछ मामला आया था, मतलब उस टाइम की सिचुएशन क्या कुछ थी, ठीक है। हर एक साथी घुस गई होगी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, गांधी इरविन की बात इससे पहले हुई थी भाई, ये जैसे 23 में वैसे बता देता हूं, अभी उस टॉपिक पे चलिए बता देता हूं कि 17 मार्च, ना 17 मार्च, हाँ 17 मार्च नहीं, 17 फरवरी 1931 को है, गांधी और इरविन के बीच में बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी कि हाँ भाई इस मामले को लेकर भी बात हुई थी कि हाँ भगत सिंह की फांसी वगैरह रोक दो और करते हो। अंग्रेजों ने बोले जी वो खुद मानने को तैयार नहीं है, और आप अगर इस मुद्दे को बीच में डालो तो जो मेन उस टाइम से गांधी जी ने सविनय आंदोलन स्टार्ट कर दिया 1930 तो मेन मुद्दा अपना वो सविनय आंदोलन, तो आप तो मुद्दे से भटकने लगे तो उसको भी फिर उसके ऊपर कोई बात नहीं कर पाएंगे। तब फिर गांधी जी ने बोला चलो उस पर ऊपर बात कर लो, ठीक है। तब ये बात हुई 17 फरवरी, 7 मार्च है, ठीक है, ओके ओके ओके, 7 मार्च आएगा, मैं खुद कंफ्यूज रहा था, 7 मार्च, ये मैं फरवरी सोच रहा, 23 फरवरी दिमाग के अंदर इसके ऊपर 2 दिखा था, उसका दिमाग का मोड़ चला था, ठीक है ना यार भाई, तो मैं पागल बनाओगे, 17 फरवरी ही है भाई, 17 फरवरी और 5 मार्च आएगा फिर आगे, ठीक है। 17 फरवरी 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, ओ सॉरी गांधी इरविन की बैठक हुई, और उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत क्या हुआ था भाई, गांधी जी ने अपना सविनय आंदोलन वापस ले लिया था। इरविन उस टाइम वॉइसरॉय था भारत का, ठीक है। यार तो कंफ्यूज कर दिया, पागल बना दिया, एक आधा कमेंट 7 मार्च मेरा दिमाग में आ गया 7 मार्च, यार ये सारा डाटा याद रखा, खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा भाई कई बार, ठीक है। इधर समझ में आ गया ना, मतलब 23 मार्च में इनको फांसी हुई थी, तो इससे मतलब कि मोटा मोटा 17 फरवरी को बैठक हुई थी, फिर उसका इसकी समझौता हस्ताक्षर हो गया था 5 मार्च, उसके बाद इनको फांसी हुई थी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, लेकिन अभी आपने ये टॉपिक किया नहीं, गांधी इरविन समझौता अभी करेंगे, ठीक है। लेकिन इतने ये चीजें दिमाग के अंदर सेट रखो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इनकी बुक्स कौन कौन सी थी भाई। भगत सिंह जी ने जब जेल में थे तो इन्होंने बुक्स कौन कौन सी लिखी, तो इन्होंने सबसे पहले जो बुक लिखी वो लिखी वाहे आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, वाहे आई एम एन एथिस्ट। ये एसएससी के अंदर तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है बुक, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, पर मैं नास्तिक क्यों हूं, कई बार हिंदी में भी लिखा था मैं नास्तिक क्यों हूं। ये बुक किसकी, तो भगत सिंह जी की। ये इन्होंने क्यों लिखा है सब मैं नास्तिक क्यों हूं, इन्होंने लिखा, ये बोले कि भाई अगर भगवान होता तो भगवान क्या हमारे ऊपर होते हुए अत्याचार नहीं देखता, भाई अंग्रेज हमारे ऊपर इतना अत्याचार करने लग रहे हैं, किसानों का शोषण करने लग रहे हैं, हमारे मतलब भारतीय लोगों को दर दर की ठोकरे, महिलाओं का शोषण करने लग रहे हैं, महिलाओं से रेप करने, मतलब इतनी घटनाएं होने लग रही हैं, उसके बावजूद भगवान कुछ नहीं करने लग रहे। भारतीय नागरिकों के ऊपर अगर भगवान होते तो इन अत्याचारों को जरूर रोकते। तो इसलिए क्या बोले, मैं तो भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं करता, इसलिए इन्होंने बुक लिखी वाहे आई एम एन एथिस्ट, यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूं। इन्होंने इसके अंदर अपना रीजन बताया पूरा, मैं इन कारणों से नास्तिक हूं कि मैं भगवान होते हुए भी इन अत्याचारों को नहीं रोक पाने लग रहे, इसलिए मैं नास्तिक हूं। ये चीज इन्होंने बोली इस बुक के अंदर, ठीक है। दूसरी इन्होंने बुक लिखी आइडियल ऑफ सोशलिज्म, यानी जो समाजवाद है उसका आइडियल, आइडियल कौन है, मतलब मेन उसका बंदा कौन है, आइडियल ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। ये इनकी सेकंड बुक थी जो कि इन्होंने लिखी, ठीक है जी। तीसरी कौन थी, ऑन द डोर स्टेप ऑफ डेथ, मतलब मैं देखो डोर स्टेप का मतलब लिख लो, ऑन द डोर स्टेप ऑफ डेथ, डेथ यानी मृत्यु के दरवाजे के ऊपर खड़ा हूं मैं, ऑन द डोर स्टेप ऑफ डेथ। अब आप खुद सोचो यार कि आपकी मृत्यु होने वाली है, आपको मान लो कल फांसी है, और आप आज भी शाम को बुक लिखने लग रहे हो, सोच के देखो, और आपके अंदर 1% भी डर नहीं है कि कल मेरे को फांसी होनी है और मैं किसी भी तरीके से खौफ खाऊं, आप आराम से किताब लिखने लग रहे हो या फिर कोई किताब पढ़ने लग रहे हो। तो यही बुक इन्होंने इसी के बारे में इन्होंने इस बुक के अंदर लिखा था, ऑन द डोर स्टेप ऑफ डेथ। मैं मौत के दरवाजे के ऊपर खड़ा था, मेरे आगे समझ लो मेरे को दिखने लगा था कल सुबह मेरे को फांसी होगी, उसके बावजूद भी मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था। अब इनकी मूवी देखना भगत सिंह की, आपको अंदर से गूज बम्स आएंगे, ठीक है, ऐसे मतलब होगा ना खून के नु आवा नु फाड़ के सारा होता, ठीक है। तो अच्छा फील होगा, बड़े ही प्रेरणादायक इनकी स्टोरी रही बचपन से ही।
इनके पिता भी क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर शुमार थे, ठीक है। और इसीलिए जब भी कोई क्रांति होती है या कोई भी आंदोलन होता है युवाओं का, तो उसके अंदर भगत सिंह जी को याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बड़े मतलब युवा होते हुए भी इनके अंदर वो जज्बा था। मात्र 23-24 साल की उम्र में फांसी हो गया। तुम ये सोचो 23-24 साल की उम्र होती कितनी है, वो थोड़ी थे। तुम्हारी जितनी होगी 23-24 साल, सोचो इसमें तुमको फांसी मिलने लग रही है, सोच के देखो। तो बहुत वो होता भाई, उसके लिए बहुत ज़्यादा अंदर से वो चाहिए, जज्बा बहुत ज़्यादा अंदर काढ़ा चाहिए, कलेजा। आजकल के बंदे मैं आपको बताता हूँ, जो ऐसे बोलते हैं ना, नो कर देंगे, नो कर देंगे, नो कर देंगे। कई से हैं थप्पड़ कौन लगा किसी गाल पे, इसे टिंगर जाए आजकल के, थप्पड़ भी कौन लगा किसी गाल पे। अरे उस टाइम देख लो 19-20 साल की गोली चलाया करते, लेकिन मैं ताकि कौन शिक्षा देना, तुम भी गोली चलाओ। मतलब उस टाइम तो अंग्रेज का शासन था, वो तो गंदे आदमी थे, गंदे आदमी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो समाज में आतंकवाद फैलाया, फिर गोली चलाओ, वो गलत चीज़ है, ठीक है। वैसे बताने लग रहा हूँ तुमको, इनका कालजा कितना मजबूत था, ये चीज समझाने के लिए बताने लग रहा हूँ। मास्टर ना कहीं 19 साल गोली चलाता बंदूक ठहले वाला, ठीक है। मतलब वैसे बताने के लिए बताने लग रहा हूँ, इनका मतलब कलेजा कितना स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। फिर जैसे मैंने तुमको बताया कि इन्हीं के टाइम के दौरान, मतलब इनके बारे में बस आपको इतना याद रखना, इतनी चीजें पूछी जाती हैं। तो इन्हीं के टाइम के दौरान मैंने आपको बताया 3 पार्टियों का गठन हुआ था। स्टार्टिंग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया 3 पार्टियां आई थी आपकी। कौन कौन सी आई थी? एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1926 के अंदर नौजवान सभा, जिसका गठन उन्होंने खुद ने किया, खुद इसके मतलब लीडर थे मेन। और एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि साल 1928 के अंदर आई थी, उसके अंदर भी शुमार थे। अब आप जो मेन पढ़ेंगे सबसे पहले वो हम लोग पढ़ेंगे एचआरए के बारे में। एचआरए पार्टी क्या थी, कौन इसके संस्थापक थे, इन्होंने क्या क्या चीजें करी, उसके बारे में पढ़ेंगे। आ जाओ। तो सबसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी डेट भी पूछी जाती है और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। 3 से 4 बार इसकी फुल फॉर्म आ चुकी है, 3 से 4 बार इसकी डेट पूछी गई है, ठीक है जी। पहली चीज तो एचआरए, एचआरए का मतलब क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। फुल फॉर्म पूछी जाती है भाई, पहले बताने लग रहा हूं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये पार्टी थी भाई तुम्हारी। इसका गठन कब हुआ? साल 1924 के अंदर इसका गठन हुआ। 1924 के अंदर इस पार्टी का तुम्हारा गठन हुआ था। ये पार्टी बनाई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जैसे स्वराज पार्टी का गठन हुआ था उसी टाइप से क्या तुम्हारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम से एक संगठन बनाया गया, एक पार्टी बनाई गई। इसके अंदर भगत सिंह जी शुमार नहीं थे। आपको भी बताना था, अगर कोई ये साथी ये सोचे कि हम इसके अंदर भगत सिंह जी शुमार थे, तो इसके अंदर भगत सिंह जी शुमार नहीं थे, ठीक है। इसके जो मेन संस्थापक थे बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो लीडरशिप करते थे वो थे सचिंदर सान्याल। याद रखना इंपॉर्टेंट है, संस्थापक इसके बहुत सारे लोग थे। संस्थापक सारे संस्थापकों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन थे वो कौन थे? सचिंदर सान्याल। सचिंदर सान्याल इसके क्या थे? मेन इसके लीडर थे, ठीक है। सचिंदर सान्याल याद कैसे रखोगे? तो सचिंदर सान्याल, सचिन क्या है? सचिन आपके हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया खिलाड़ी, हिस्ट्री के सचिंदर सान्याल या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके मेन संस्थापक थे। और इसके संस्थापकों के अंदर कौन हमारे? चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर आजाद आप लोग सरकारी ऑफिसों के अंदर देखते हुए इनकी फोटो लगी वैसे मुझ के पैसे कुंडी लगाते हुए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसों के अंदर आपको इनकी फोटो दिखाई देगी। तीसरे थे योगेश चंद्र चटर्जी। योगेश चंद्र चटर्जी ये भी किससे? इसी पार्टी से बिलोंग करते थे। आपको मैं देखो नाम इसके थे तो 10-15 सदस्य, मतलब जो मेन संस्थापक थे। वैसे तो इसके अंदर 50-60 सदस्य थे, लेकिन 10-15 वो थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी मिलके। लेकिन आपको सिर्फ चारों के बारे में पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और चौथे थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ये पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी का मेन काम क्या होता था भाई? ये जो तुम्हारी पार्टी थी, इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम ये था भाई, देश के अंदर जितने भी युवा हैं उनको जगाना कि भाई तुम आंखें खोल लो, अंग्रेज तुम्हारा शोषण करने लग रहे, जाग जाओ, अंधभक्त ना बनो, ठीक है। अंधभक्त ना बनो, उठ जाओ। तो ये काम था इस पार्टी का, भाई देश के लोगों को जगाना, देश के युवाओं को जगाना। दूसरा मेन काम, भाई जो भी युवा सोचते कि हाँ मैं बंदूक चला का, अंग्रेज पछाड़ का, तो उनको बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देना, उनको बम बनाने सिखाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें सिखाते थे इस पार्टी के अंदर, सारी चीजें होती थी ताकि युवाओं को है अच्छा मजबूत बनाना। और वाह 2000+ बच्चे आगे लाइव, मजा हो गया। आप सभी इसके बधाई के पात्र हैं, ठीक है। तो ये चीजें सिखाने का मेन उद्देश्य था। तो आप लिखेंगे भाई एचआरए जो पार्टी थी इसके मेन उद्देश्य क्या क्या थे? तो इसके मेन उद्देश्य क्या थे? पहला काम तो क्या था इसका, जो एचआरए पार्टी इसका पहला काम क्या था? हमारा युवाओं में राष्ट्रवाद को जन्म देना। क्या काम था? युवाओं में राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाना। भाई तुम्हारे राष्ट्र का शोषण करने लग रहे हैं अंग्रेज, उठो, जाग जाओ, अंधभक्त ना बनो, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, एक साथ समझो, ठीक है। युवाओं के अंदर राष्ट्रवाद को जन्म देना पहला मेन लक्ष्य इनका ये था। दूसरा, जितने भी युवा नागरिक हैं इनको भी वोट का अधिकार दो। पहले युवा नागरिकों को वोट का अधिकार नहीं था, वैसा मताधिकार बनू था 21 साल से जो ऊपर उसी को वोट डालने का अधिकार मिलेगा, या फिर जो बड़ी उम्र के हैं उन्हीं को वोट डालने का अधिकार था। जो यंग जनरेशन थी उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ये भी इनका मेन वो था। तीसरा मेन उद्देश्य था इनका कि भारत एक ऐसा देश बने जो कि राज्यों का ग्रुप बने, भारत राज्यों का संघ, जो कि हमारे संविधान के अंदर भी लिख रखी चीज, मैंने आपको पॉलिटिकल में भी लिखा, भारत राज्यों का संघ यानी राज्यों का ग्रुप, संघ का मतलब ग्रुप, ठीक है। और चौथा मेन लक्ष्य क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन। ये इनके मेन लक्ष्य थे इस पार्टी के, ठीक है। और क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर इसके अंदर और भी लक्ष्य, तुम्हारे बम बनाना सिखाना, हथियारों की ट्रेनिंग देना, ये सारी चीजें भी इसी पार्टी के जो लोग थे सिखाते थे युवाओं को, ठीक है, ताकि कल को तुम वो चीज हो जाए। अंग्रेजों को पता तो लगना ही था कोई ना कोई मेरा गद्दार होया कर रहा है। अब मान लो आप भी अगर कल को मान लो जैसे अभी भारत देश था, अभी मान लो किसी और देश के साथ युद्ध करने की सोचा, तो अपना मतलब कोई ना कोई सा गद्दार पक्का पाओगे, उस देश में पहले सूचना दे देगा कि हम मामा अटैक करना रहता है ऊपर। ऐसे ऐसे नीच बैठे धरती के ऊपर, ठीक है। तो उस टाइम भी ऐसे नीच थे, अंग्रेजों को पता लग गया हाँ इस टाइप से संगठन बनाया रखा है इन्होंने, और ये संगठन क्या युवाओं को बंदूक चलाने सिखाने लग रहा है, बम बनाने सिखाने लग रहा है। अंग्रेज एक्टिव हो गए। अंग्रेजों ने जिसका लीडर था मेन सचिंदर सान्याल, और जो इसका ये योगेश चंद्र चटर्जी था, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बता तो युवाओं को गलत चीज सिखाने लगे, बाकी सारे हो गए फरार। ये दो ही पाए, बाकी सारे अंडरग्राउंड हो गए, किसी को मिले ही नहीं, कहां पर गए कुछ नहीं पता लगा, ठीक है। ये दो ही मिले सारे, मतलब ये सचिंदर सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी, इन दोनों को कर लिया अंग्रेजों ने गिरफ्तार। फिर जो कमान आई, जो लीडरशिप आ गई, वो आ गई तुम्हारी राम प्रसाद बिस्मिल के हाथ में। ये चीजें दिमाग के अंदर कल्पना कर पाने लग रहे हो, मैं क्या समझाने लग रहा हूं? मैंने क्या बोला? अंग्रेजों को पता लग गया भाई बम बनाने, हथियार चलाने सिखाने लग रहे हैं, तो उसके बाद क्या हुआ? सचिंदर सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंदर मेन लीडर था, ठीक है, और जो तुम्हारा योगेश चंद्र चटर्जी था, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो फिर उसके बाद में जो लीडरशिप आ गई वो आ गई राम प्रसाद बिस्मिल के हाथ में कि भाई अब तुम लीडर, तुम ये बनोगे, ठीक है। यानी कि लिखेंगे सभी साथी, इधर ऊपर लिख दूंगा सचिंदर सान्याल एंड योगेश की गिरफ्तारी हुई प्लस लीडरशिप किसके हाथ में आ गई? लीडरशिप आ गई तुम्हारी राम प्रसाद बिस्मिल के हाथ में। राम प्रसाद बिस्मिल क्या थे? अब एचआरए के लीडर बन गए थे। अब क्या हुआ? अब जैसे कोई भी अटैक करते थे ना, क्या मोहित भाई आज क्लास में एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, अरे ना ब्लॉक मारने फालतू की बकवास यार। आड़ इतना सही बताऊं, इतना बढ़िया सीरियस टॉपिक पढ़ने लग रहे हैं, बीच में बकवासबाजी करके मूड की चीजें करते हैं।
छोटे भाई हरियाणा ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट कब तक स्टार्ट करोगे? भाई गौरव भाई जब नोटिफिकेशन आ जाए मैं तब करवाएं ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट, उससे पहले कोई फायदा तो नहीं भाई करने का। ठीक है, ये तो आप लोग सिलेबस को पूरा कवर करने की सोचो भाई, सिलेबस आप लोगों का पूरा कवर हो जाए, उसके अंदर कुछ भी चीज़ ना बचे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट अब आपको ये लगता है सिलेबस हमारा पूरा हो गया तो उसकी दोबारा रिवीजन कर लो, तिबारा रिवीजन कर लो, जितने मल्टीपल टाइम रिवीजन करो उतना अच्छा है। ठीक है, मेरे पास से रिवीजन कर लो, और कोई बुक है या कहीं और वहाँ से पढ़ लो, मतलब उसको जितना ज़्यादा नॉलेज को गेन कर लो। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो भी संगठन चलाते हो आप लोग तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है भाई। अब मान लो मैं कल को अगर कोई पार्टी बनाता हूँ तो मेरे को पैसे की जरूरत पड़ती है। जैसे आज के दिन में बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये संगठन है, इनको पैसे की जरूरत पड़ती है भाई। वो पैसा कैसे मिलता है? डोनेशन के थ्रू मिलता है। अब मान लो मेरी सरकार है, मैं मान लो कोई मैंने पार्टी मान ली मेरी सरकार है, अब मैं मान लो कोई भी कंपनी है, ये कंपनी गलत करने लगी, मेरे को पता है, मैं सीबीआई को भेजूँ, जाओ अटैक करो, रेड करो, गिरफ्तार करो, टैक्स नहीं भरने लगे, फलाना नहीं करने लगे, जो भी है, कंपनी क्या बोलेगी, आपकी पार्टी फंड में पैसा डाल देंगे जी, आपको इलेक्शन में हेल्प होगी, छोड़ दो हमको। यानी एक तरीके से रिश्वत है, वो सरकार खुद भी रिश्वत लेती है, लेकिन वो रिश्वत कलीन होती है। कलीन कैसे? क्योंकि सरकार है, देखो मैं बताऊं, जितने भी नेता ने इन्होंने सारे कानून अपने हिसाब से बना रखे भाई, तो इन्होंने पार्टी के मतलब खुद के सरकार खुद के कानून भाई अपना खुद क्यों कानून की मदद करेंगे चीज तो समझो। आपको सोचो इन्होंने ये कानून बना दिया कि कोई भी पार्टी का जो फंड होता है, पार्टी का जो भी पैसा था, पार्टी का जो भी बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसके अंदर कितना पैसा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। सोचो पार्टी फंड के अंदर अरबों में पैसे आते हैं, अरबों में, और उसके ऊपर अगर इनकम टैक्स लगाया जाए ना तो अरबों में कमाई होगी देश की, लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि सरकार का खुद का भाई, सरकार अपने टैक्स पर नहीं लगाएगी। अब आपको सोचो, कोई कानून बनाओगे, उस कानून को खुद थोड़ी ना फॉलो करोगे, जनता से फॉलो करवाओगे। सरकार कभी देखिए लाल बत्ती का पालन करते हुए नहीं करती ना, आम जनता करती भाई। ठीक है, ओके, तो इसी टाइप से क्या हुआ, अब ये संगठन बना हुआ था रामप्रसाद बिस्मिल, संगठन मतलब ये जो रामप्रसाद बिस्मिल की लीडरशिप आ गई थी, तो ये ऐसे बोले अपने को जैसे कोई भी घटना को अगर अंजाम देना है तो उसके लिए चाहिए पैसा। पैसा कहां से लाए भाई? और उस टाइम इतना पैसा होता नहीं था कि भाई आपस में लोग इकट्ठा करें, तब इतना पैसा नहीं बनता था। हथियार भी लाने होते थे, गोला बारूद भी लाना था, जो भी लाना था अंग्रेजों से लड़ने के लिए, तो कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने योजना बनाई, इनको पता था, जैसे आपके रामप्रसाद बिस्मिल जी उन्होंने रेकी की हुई थी, मतलब ट्रेन के अंदर 4-5 चक्कर कट्टे हुए थे। तो एक ट्रेन थी 8 डाउन ट्रेन, जो कि सहारनपुर से लखनऊ जाती थी, यूपी के अंदर ही था सारा मामला। तो इन्होंने योजना बनाई कि मतलब जैसे उसके अंदर मतलब 3-4 चक्कर कट्टे थे, इनको नॉलेज थी, इनको पता था कि भाई इस ट्रेन के अंदर है, अंग्रेज लोग अपना मतलब कई बार पैसा भी लेके जाते हैं, पैसा होगा, सोना होगा, गोला बारूद की चीजें लेके जाते हैं बहुत बार इस ट्रेन के थ्रू। ठीक है, तो इन्होंने योजना बनाई कि काकोरी नाम की जो जगह आएगी ना, सहारनपुर लखनऊ के बीच में आती है, लखनऊ के ज्यादा पास है, तो काकोरी नाम की जगह काकोरी भी बोल देते हैं, उस जगह के ऊपर हम ट्रेन को रुकवाएंगे, वही सारे सौदे को लूट ले जाएंगे। योजना बना दी भाई। ठीक है, लिखेंगे एक बार सभी साथी कब हुआ कांड, क्या कुछ हुआ इसके बारे में देखो। क्या हुआ तुम्हारा 9 अगस्त 1925 की बात है भाई, 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ तुम्हारा, काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड ये क्या कुछ था भाई, मैंने आपको बताया ना, काकोरी कांड क्या था, ट्रेन के अंदर से माल लूटना था। पहले से तो नाम रखो, ट्रेन का नाम क्या था भाई, तो ट्रेन का नाम था तुम्हारी जिसके अंदर से माल सारा ले जाया गया था, तो उस ट्रेन का नाम क्या था तुम्हारा, 8 डाउन ट्रेन। क्या था? 8 डाउन ट्रेन, ये ट्रेन का नाम था। हालांकि आज तक पूछा नहीं गया, फिर भी याद रख लो कि अब तक कभी पूछ ले एग्जामिनर। ठीक है, ट्रेन जाने कहां से कहां लग रही थी, सहारनपुर की लकड़ियों सहारनपुर से लखनऊ, सहारनपुर से लखनऊ ये ट्रेन जाने लग रही थी। ठीक है, और बीच में क्या आते थे, मतलब काकोरी नाम की जगह थी जो कि लखनऊ के पास थी। इस कांड के अंदर टोटल कितने लोग शुमार थे, तो टोटल 10 लोग इसके अंदर शामिल थे भाई। रामप्रसाद बिस्मिल क्या थे, लीडर थे रामप्रसाद बिस्मिल। और ये सारी योजना किसने बनाई थी, एचआरए ग्रुप ने बनाई थी। एचआरए ग्रुप का मतलब समझ गया ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ग्रुप है, उन्होंने ये योजना बनाई थी भाई, इस टाइप से सारी घटनाओं को अंजाम देंगे। ठीक है, 10 लोग गए, बिस्मिल जी ने बंदूक निकाल ली, ड्राइवर की कनपट्टी के ऊपर रख दी, जो ट्रेन का ड्राइवर था, ट्रेन रोक बेटा, वरना गोली माथे के अंदर 4 पार हो जाएगी। ड्राइवर तो रोकेगा भाई, ट्रेन रुक गई। रुकते ही अपने जो 10 जने थे, 10 के 10 ट्रेन में चढ़ रहे थे, इन्होंने मतलब जो काकोरी नाम की ट्रेन को दी, सारे अंग्रेज मार दिए जितने भी थे, गोली चलाई, जो भी अंग्रेज की पुलिस वाले सारे। ठीक है, और जितना भी माल तकरीबन 4,500 रुपये थे, 41 रुपये थे, 42 रुपये, इतना का सारा माल लूट के ले गए। इतना 41 रुपये हाथ जो बताया, अरे 41 रुपये आप ना आज के हिसाब तक कम दिखा है, लेकिन उस टाइम मैंने क्या बताया, उस टाइम चीजें अन्नों में चलती थी। याद है मैंने आपको कल पता नहीं परसों क्लास में बताया था, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए इतने अन्य आपको पर ईयर देने पड़ेंगे। याद आया नहीं आया? तो उस टाइम तो चीज अन्नों में चलती थी। अन्य से चमन्नी बनती है 8 आने, फिर चमन्नी से फिर अठन्नी बनती है, अठन्नी होता 8 आने। ठीक है, फिर जाके यानी कि अठन्नी बनी यानी 50 पैसे हो गया, 8 आने। ठीक है, उस 50 पैसे 50 पैसे होंगे तब जाके 1 रुपया बनता है। तो उस टाइम इतना 70 डाउन था, तो उस टाइम 41 रुपये तो बहुत ज्यादा थे। 41 रुपये आज के समझ लो मतलब 10-15 लाख के बराबर थे उस टाइम के 41 रुपये। ठीक है, तो इन्होंने 41 रुपये लूट लिए, जो भी मतलब 41 रुपये हाथ में ले वो ले गए। 41 मतलब उसके अंदर जो भी गोला बारूद था, जो भी सोता ले, तो 41 रुपये का था, उस माल को लूट ले गए। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों को पता लग गया कि भाई इस टाइप से लोग थे, अरे इन्होंने लूट मार मचाई है, ये एचआरए ग्रुप के लोग थे, तो इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने सीधे उठा लिए सारे के सारे। ठीक है, तो एचआरए मतलब जगह जगह छापे मारे, मतलब अंग्रेजों ने तेनू फिलाना बेइज्जती हो गया, तो हमारी सरकार में, हमारी ट्रेन में, हमारे ट्रेन वाले सिस्टम चालू करा और हमारे लूट मार करके ले गए। इधर बेइज्जती की बात है, अंग्रेजों ने जगह जगह छापे मारे, दबा के छापे मारे और छापे में पकड़े गए। ठीक है, तो एचआरए ग्रुप के 40 लोग अंग्रेजों ने उठा लिए। कितने ना कितने सूचना मिलेगा यार, 40 लोग गिरफ्तार कर लिए भाई। और इन 40 के अंदर से जो मतलब कि अपराधी जो सिद्ध हुए, प्रूव हुए, वो थे 29 लोग। 29 लोग इसके अंदर अपराधी मतलब कि प्रूव हो गए, उनके ऊपर मुकदमा चला, बाकी के 11 लोग इन्होंने छोड़ दिए। 29 लोगों पर मुकदमा चला, 11 को छोड़ दिया इन्होंने, भाई तुम जाओ। ठीक है, तुम्हारे ऊपर कोई कुछ केस वगैरह कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, और ये जो 29 लोग थे ना, 29 के अंदर से भी जो 4 लोग थे ना, उन 4 को तो फांसी पे चढ़ा दिया। 4 लोगों को फांसी की सजा, बाकी किसी की उम्र कैद दे दी, किसी 10 साल की, किसी काला पानी की सजा दे दी। ठीक है, उन्होंने 4 लोगों को फांसी दी। ठीक है, और ये जो 4 लोग थे जिनको फांसी मिली थी, इसी के अंदर तुम्हारे रामप्रसाद बिस्मिल भी शुमार थे। ठीक है, इन 4 लोगों के अंदर क्या थे, रामप्रसाद बिस्मिल भी शुमार थे, जिनको फांसी हुई थी। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो ये थी तुम्हारी काकोरी कांड या काकोरी रेल की घटना। चीजें समझ में आई, दिमाग के अंदर घुसा, एचआरए ग्रुप ने क्या कुछ काम किए थे, क्या कुछ घटनाएं हुई थी, उसी दिमाग के अंदर। एक बार के लिए सभी साथी बताएंगे कि एचआरए ग्रुप तुम्हारे समझ में आया नहीं आया, और तुमको भगत सिंह जी के बारे में चीजें समझ में आई नहीं आई? बताओ एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके। आई एम फ्रॉम सहारनपुर सर। वाह वाह, कौन था सहारनपुर से? हेड था, फांसी तो नहीं थी टिया सैनी, शुभम कुमार। ओके, ऑल क्लियर जी, वेरी गुड। ठीक है भाई, क्या आपकी बहुत रील वाली वीडियो देखता हूं। ठीक है भाई, क्लियर है जी, क्लियर जी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इतना काफ़ी आज के लिए। ठीक है, शनिवार का दिन है भाई,
मैं भी थक गया। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी काम लोग करेंगे सोमवार को। कल संडे, संडे की छुट्टी रहेगी आप लोगों की। इस हफ्ते में हमारी 5 क्लासेस लगी। सोमवार को क्योंकि मैं छुट्टी पे था, तो मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार 5 क्लासेस लगी हमारी 5 दिन के अंदर। ठीक है, तो आप 5 क्लासों को रिवाइज करेंगे कल, क्योंकि संडे को अपनी क्लास की छुट्टी होती है। 5 क्लास रिवाइज होनी चाहिए। ठीक है, नहीं हुई तो तुम तुम्हारा खुद का नुकसान खुद करोगे। रिवीजन जितनी ज्यादा बार मारो उतना पक्का याद होगा। तो 5 क्लास कल तुमको रिवाइज करना है। एडिट नोट्स मैंने डाल दिया, सुबह डाल दिया, चेक कर लो। ठीक है, बैच के अंदर डाल रखे हैं, तो उससे रिवाइज कर लेना, प्रिंट निकलवा के। ठीक है, फटाफट रिवाइज हो जाए, कोई मुश्किल नहीं होगा। और जो साथी रिवीजन नहीं मारेगा वो भूल जाना, सिलेक्शन कहीं पर हो भी गया तुम्हारा। ठीक है, रिवीजन मारोगे तो सिलेक्शन होगा। तो रिवीजन मारनी आप लोगों को कल अच्छे तरीके से, जो भी हमने इस वीक के अंदर पढ़े 5 लेक्चर करें, 5 लेक्चरों की अच्छे से रिवीजन करनी है। ठीक है, और जो दिन में प्रैक्टिस क्लास लगाते हैं आपकी स्टैटिक जीके की भी डेली रिवीजन होने लग रही है। ठीक है, वहां से भी आप लोग थोड़ी आप लोग मतलब कि जिन साथियों ने बैच ले रखे हैं फिर वैसे भी जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं, तो स्टैटिक जीके भी धीरे-धीरे रिवीजन स्टार्ट कर दो कि जितनी ज्यादा बार रिवीजन मारो पेपर के अंदर उतना ही अच्छे सक्सेसफुल आप अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। ठीक है, स्टैटिक जीके लगभग मैं 3 लेक्चर करवा चुका हूं प्रैक्टिस सेट के अंदर। ठीक है, तो आप भी 3 लेक्चर बैच के अंदर हो तो बैच से रिवाइज कर लेना, और अन्य कहीं सोर्स से पढ़ते तो वहां से रिवीजन स्टार्ट कर दो। क्योंकि दिसंबर के अंदर पेपर होना है, अभी समझो अक्टूबर नवंबर 2 ही महीने का समय है। अपने को सिलेबस पूरा भी करना है, 20 अक्टूबर तक सिलेबस पूरा जाएगा, और अपने को पिछली चीजें रिवाइज भी करते हुए चलनी है। जितनी मल्टीपल टाइम रिवीजन होगी तो ये चीजें पक्की होंगी। अगर आप ये सोचना एक बार पढ़ लिया, हाँ जी क्लास लगा लिया, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन लेना तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी पड़ेगी। और इसको ये जो चीजें जो लिखता है आपको लिखी लिखाई चाहिए। ठीक है, तो जॉब टारगेट के नाम से आपको अपना बैच मिल जाए प्ले स्टोर के ऊपर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपको कोर्स मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये जो चीजें मैं लिखता हूं आपको लिखी लिखाई मिलेंगी। ठीक है, सारी चीजें आपको मतलब उधर सारा सौदा मिलेगा आपको। ठीक है, एंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रिंट निकलवा के आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बोर्ड की पीडीएफ मिलेगी, क्लास भी मिलेगी, YouTube से डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस शीट भी मिलती है। मैथ रीजनिंग क्लास होती है, रेशो टॉपिक तो रेशो की प्रैक्टिस शीट मिलती है, उसके अंदर 70-80 सवाल है। आपको कोई बुक भी लेने की जरूरत नहीं, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, मेंटरशिप मिलती है डेली, आपको टारगेट मिलता है, आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर की क्लासेस भी जो साथी लेना चाहे, तैयारी करना चाहता है वो ले सकता है। ठीक है, उसी के अंदर जैसे मान लो मैंने जो भी स्टैटिस्टिक्स करवा रखी है सारी, उसी के अंदर ज्योग्राफी भी करवा रखी है, मैंने पूरी पॉलिटी भी करवा रखी है, इकोनॉमिक्स भी करवा रखी है। ये मॉडर्न हिस्ट्री चलने लगी, इसके बाद एंशिएंट और मिडिवल करके इसको खत्म कर देंगे 20 अक्टूबर तक। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं भाई सोमवार को। रेस्ट करो, आज घूमो फिरो जो भी करना तुमको, लेकिन